हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए एक मोटिवेशन थॉट्स के साथ 21 मई 2020 के सभी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। साथियों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है, अनुमान गलत हो सकता है लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मोटिवेशनल थॉट्स के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में विश्व स्तर पर वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज के ही दिन जनरली आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक के जनक कहे जाने वाले एंटोन जानसा का जन्म हुआ था 1734 में। इसलिए उनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट करते हुए हम इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, मेन उद्देश्य की बात कर ले हम तो जनरली पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागकणों के महत्व, योगदान और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं। और आपको बता दूं साथियों कि जनरली दुनिया के खाद्य उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर ही निर्भर करता है और इस प्रकार वे जैव विविधता के संरक्षण, प्रकृति में पारिस्थितिकी संतुलन और प्रदूषण को कम करने में भी सहायक हैं। इसलिए मधुमक्खियों का होना बहुत जरूरी है साथियों। अच्छा, 2020 की थीम की बात करें तो बी इंगेज्ड 2020 की थीम है और यह थीम जनरली विशेष रूप से मधुमक्खी पालनकर्ताओं द्वारा अपनाए गए आजीविका का समर्थन करने और अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को वितरित करने के लिए मधुमक्खी पालनकर्ताओं द्वारा अपनाई गई मधुमक्खी उत्पादन और अच्छी प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित है। इसको भी ध्यान रखेंगे साथियों। अच्छा, पहला विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया था? तो पहला 20 मई 2018 को मनाया गया था। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, अब बात आई है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो अब तक मई माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन सेलिब्रेट किए गए उसको हम सीक्वेंस से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको याद हो आप मेरे साथ बोलिए, अगर नहीं भी याद हो तो आप स्क्रीन पर देख कर बोलिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना क्या है? एक प्रकार की मछली है, उसको सेलिब्रेट किया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में, जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, जिसकी थीम थी सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स के रूप में मनाया गया। और 5 मई के ही दिन विश्व अस्थमा दिवस, जो कि मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स, उसको मनाया गया। और 5 मई के ही दिन साथियों मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम थी सेलिब्रेट डेमोस्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट आवर टाइम इज नाउ। इसे ध्यान रखेंगे। और 7 मई के दिन बात करें तो विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में, 8 मई के दिन विश्व थैलीसीमिया दिवस के रूप में मनाया गया। और 8 मई के दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। और 9 मई की बात करें तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में, जिसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 11 मई की बात करें तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी विमेन इन साइंस। 12 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में, जिसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, इसको भी ध्यान रखेंगे। 16 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया गया। और 17 मई के दिन विश्व दूर संचार दिवस के रूप में मनाया गया। और फ्रेंड्स, इसकी थीम थी कनेक्ट 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और 18 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, तो इसे भी ध्यान रखेंगे साथियों। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों मैं आपको याद दिला दूं, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे साथियों का फ़ायदा हो तो इसे आप अपने साथियों में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए इसी आशा के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है? तो अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड वाइस एडमिरल विनय भदवार ने जीत लिया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2019 का अवार्ड है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक वाइस एडमिरल विनय भदवार को 2019 का अलेक्जेंडर डेम्पेरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दूं साथियों, जनरली उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार जनरली यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे साथियों। आपको बता दूं जनरली इन्हें 2019 में उन्हें मतलब पीक टाइम के दौरान असाधारण आदेश की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है।
ध्यान रखेंगे। अब बात आई है फ्रेंड्स नौसेना की, तो प्रेजेंट टाइम में नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठनों के निदेशक की बात करें तो अब्री काम्फर जो कि साउथ अफ्रीका से हैं और मुस्तफ़ा एप्टेस जो कि तुर्की से हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और इस संगठन की स्थापना 1921 में की गई थी और इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है, मोनाको में है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किसके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए जयतु भारतम सॉन्ग को गाया गया है? तो जयतु भारतम सॉन्ग को लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फ्रेंड्स जो लोकप्रिय गायिका हैं लता मंगेशकर जी, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए ये गाना गाया है और उन्होंने इस गाना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और इस गीत के प्रसिद्ध संगीतकार, कवि और लेखक की बात करें तो कौन है, प्रसून जोशी जी हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो थॉमस थाबेन ये लेसेथो के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फ्रेंड्स अब वहाँ की संसद के द्वारा लेसेथो के वित्त मंत्री मोएकेत्सी मजोरो को देश के अंतरिम पीएम के रूप में चुन लिया है, तो ध्यान रखेंगे इसे भी। अच्छा साथियों बात आई है लेसेथो की, तो ये दक्षिण अफ्रीकी पर्वतीय राज्य है लेसेथो, इसकी कैपिटल मासेरू है और मुद्रा क्या है, लेसेथो लोटी, क्या है, लेसेथो लोटी, जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीन ने WHO को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद देने का ऐलान किया है? तो चीन के द्वारा 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया गया है WHO को। फ्रेंड्स जनरली चीन ने WHO के स्वास्थ्य सभा को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 वर्षों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। और 2 वर्षों में दी जाने वाली 2 बिलियन की राशि विशेष रूप से विकासशील देशों में कोविड-19 प्रतिक्रिया प्रयासों का समर्थन करने के लिए दी जाएगी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जनरली चीन लगातार लॉकडाउन पर बढ़ते वैश्विक दबाव का सामना कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं चीन के वुहान शहर से ही कोरोना वायरस फैला और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है और हो रही है। और आपको बता दूं WHO ने 30 जनवरी को दुनिया भर में कोरोना वायरस के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की थी, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और WHO ने 11 मार्च को इस प्रकोप को यानी कोविड-19 को महामारी घोषित किया था, तो दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अच्छा साथियों बात आई चाइना की, तो कैपिटल बीजिंग है और करेंसी रेनमिनबी है, युआन इसका एक पार्ट है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कोविड-19 को लेकर किस तरह की जांच के लिए WHO तैयार हुआ है? तो कोविड-19 को लेकर किस तरह की जांच के लिए? कोविड-19 के स्रोत की स्वतंत्र जांच और महामारी रोकने में WHO की भूमिका की जांच, इन दोनों को लेकर मतलब विश्व स्वास्थ्य सभा तैयार हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करें हम साथियों जनरली, तो विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत समेत दुनिया के करीब लगभग 120 देशों ने मतलब WHO के साथ ही चीन की घेराबंदी शुरू की थी और चीन अपना बचाव कर रहा है फ्रेंड्स आज भी। और यूरोपीय यूनियन और भारत सहित कई देशों में WHO की भूमिका की जांच और वायरस के स्रोत का पता लगाने की मांग को लेकर WHO की प्रमुख संस्था कौन, विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया गया और अब वो जांच के लिए राजी हो गया है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र के दौरान भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया? तो 73वें सत्र के दौरान विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत की ओर से डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जनरली विश्व स्वास्थ्य सभा जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की निर्णय लेने वाली संस्था है और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। और वैसे हर साल ये सत्र जो है जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स बात आई है WHO की, तो जनरली WHO की स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 में। तो 1948 से लेकर अब तक अगर आप जोड़ेंगे तो 73 ईयर्स कंप्लीट हो गए। और फ्रेंड्स इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा साथियों आपको याद हो तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में नेपाल ने अपने नए नक्शे यानी मैप में भारत के किस हिस्से को शामिल दिखाया है? तो नेपाल ने काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा यानी उपयुक्त सभी तीनों स्थानों को अपने मैप में दिखाया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जनरली फ्रेंड्स नेपाल के नए नक्शे में उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी और पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं मतलब बदलाव को दिखाया गया है। दरअसल भारत ने 8 मई को लिपुलेख धाराचूला मार्ग का उद्घाटन किया था, आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि मैंने डिस्कस किया था, और नेपाल ने इसे एक तरफा फैसला बताते हुए इसकी आपत्ति जताई थी। लेकिन उसका दावा था कि महाकाली नदी के पूर्व का पूरा जो इलाका है वो नेपाल की सीमा में आता है। और आपको बता दूं कि 2 नवंबर सन 2019 को भारत ने अपना मैप जारी किया था, जिसमें कालापानी और लिम्पियाधुरा और लिपलोक इलाके को अपना क्षेत्र बताया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी के बीच बिना दर्शकों के कौन सा पहला यूरोपीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ? तो बिना दर्शकों के साथियों ये पहला टूर्नामेंट है जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है। क्या नाम है इसका? बुंदेसलीगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के बाद बहाल होने वाली ये पहली यूरोपीय लीग है। हालांकि मैचों के दौरान स्टेडियम खाली रहेंगे। और अगर बात करें बुंदेसलीगा मतलब लीग की, तो जर्मनी का लोकप्रिय प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है और इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। अच्छा, जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। राजधानी बर्लिन है, करेंसी यूरो है और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम में चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। साथियों, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। जनरली फ्रेंड्स, अशोक गहलोत जो कि प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों के लिए फ्री में दिए जाने वाले इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण प्रोग्राम को शुरू किया गया है। एक्चुअली होता क्या था इससे पहले कि बच्चों के जन्म लेते ही उन्हें पुराने कपड़ों में लपेटने से इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है कि नहीं फ्रेंड्स? और उन्हें इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। बहुत अच्छा किया गया है। अच्छा, बात आई है राजस्थान की, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। कैपिटल क्या है? जयपुर है और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अब आप जानते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी हाल ही में जयपुर को भी शामिल किया गया था, ध्यान रखेंगे। और गवर्नर की बात करें तो कौन है? कलराज मिश्र जी हैं। अच्छा, भारत की अंतर्देशीय यानी कि इनलैंड खारे पानी की लेक अर्थात झील कौन सी है? एक से सांभर झील जो कि राजस्थान में है। और फिर ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है, तो वो चिल्का झील है। क्या है? चिल्का झील। और ये कहाँ है? ये ओडिशा में है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथियों इससे रिलेटेड राजस्थान से। तो अभी हाल ही में मनीषा कुलश्रेष्ठ जो कि बिहारी पुरस्कार उन्होंने जीता था किस उपन्यास? अपने उपन्यास स्वप्न पास के लिए, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और जो ओम बिरला जी हैं जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। अच्छा, मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता था किसने? सुमन राव ने। तो सुमन राव भी राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री ने किस नाम से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये अभ्यास ऐप के नाम से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो ये अभ्यास एप्लीकेशन है, तो ये स्टूडेंट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में जानकारी देगा और साथ ही इसमें स्टूडेंट्स की पढ़ाई में मदद के लिए बहुत सारे सोर्स फीचर हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अच्छा साथियों, इसी में हम बात करें निगाह ऐप की, तो निगाह ऐप जो है इसको आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निगाह योजना क्या? निगाह योजना, तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन क्लियर नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स, इसी में ऑप्शन सी की बात करें CMAPP ऐप की, तो जनरली इसको भी आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया था। अच्छा, इसके फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? कंप्रीहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लास्ट वीडियो को भी 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। कहाँ की सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान आरंभ किया? मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट, साइसेक ने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए किस नाम से प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो हैक के नाम से। नेक्स्ट, चीन के किस साहित्यकार की पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी भारत में रिलीज हुई है? तो ये फांग की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने लॉकडाउन 4 में किन राज्यों के लोगों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? तो कोटक महिंद्रा बैंक बन गया है। नेक्स्ट, जाने माने लेखक और नाटककार मतकरी जी का निधन हो गया, तो वो मराठी भाषा के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली बाबा के संस्थापक जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफे की पेशकश की है? सॉफ्ट बैंक। किस क्रिकेट समिति ने बाल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ICC ने प्रतिबंध लगा दिया है।
तो फ्रेंड्स इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। तो कल क्विज के रूप में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कला के क्षेत्र में कालिदास सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा दिया जाता है। टुडे क्विज, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहा कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान आरंभ किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, तो इसका करेक्ट आंसर आप जरूर बताएं और जिसके बारे में जितना भी आपको पता है टोटल डिस्क्राइब करके ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक के साथ अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ लिंक मैंने दे दिया है। सभी PDF को एक साथ डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।